एक एग्जाम में पूछा था ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल पीएम का नाम बताइए, मार्गरेट थैचर। इसलिए आपको दो चीजें याद रखनी है, श्रीलंका का निकनेम टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, और सिरिमाओ भंडारनायके का निकनेम भी मैंने बता दिया है, द वीपिंग विडो कहा जाता है। शुरुआत किसने किया था? सर हेनरी ड्यूरेंट ने। मतलब ड्यूरेंट क्या हो जाता है? ये जो ड्यूरेंट कप है ये उसका सरनेम हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो स्टेट्स का खुद का अपना पार्लियामेंट। अब सेम नाम नहीं होते, उसके अंदर भी दो हाउस होते हैं, एक होता है एलए, एक होता है एलसी। एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने क्या देखा था? 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इट इज आपका एंटी करप्शन डे। हमने अभी देखा था रनिल विक्रमसिंघे, जो कि 6 बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको हो सकता है श्रीलंका वैसे भी हमारा इंडिया का क्या है? पड़ोसी देश है। श्रीलंका का निकनेम क्या होता है? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल पीएम का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? हसीना बीबी। बेटा किसकी बीवी? ये थी सिरिमाओ भंडार नायके, भंडार नायके। आपको पता है ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जाता है। दुनिया की फर्स्ट फीमेल पीएम का नाम सिरिमाओ भंडार नायके है, और वो कौन से देश की थी? श्रीलंका की थी। एक चीज और पूछी गई है रिसेंट के एक एग्जाम में ही, कि बताइए द वीपिंग विडो किसे कहा जाता है? द वीपिंग विडो, विडो मतलब विधवा। द वीपिंग विडो सिरिमाओ भंडार नायके को ही कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है? मतलब निकनेम्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको दो चीजें याद रखनी है, श्रीलंका का निकनेम टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, और सिरिमाओ भंडार नायके का निकनेम भी मैंने बता दिया है, द वीपिंग विडो कहा जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिसेंट में 4 से 5 कंट्रीज है जहां पर क्या किए गए थे? प्राइम मिनिस्टर चेंज किए गए थे। यूनाइटेड किंगडम का क्या हो जाएगा? हमने तो ये बहुत बार देख चुका है, कीर स्टारमर। नेपाल का क्या हो जाएगा? यहां पर होमवर्क नहीं है, होमवर्क हमने पहले ही करके आपका ला दिए। ये है आपका नेपाल का फीमेल सुशीला कर्की। यहाँ की अभी ये टेम्पररी पीरियड के लिए, अभी यहाँ थोड़ा अनस्टेबल है नेपाल, आगे जाके आपको परमानेंट पता चल जाएगा। फीमेल की बात हो ही रही है, तो जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम रिसेंट में ही तो अपॉइंट हुई है, क्या नाम हो जाएगा? सना तकाइची। तो आपको ये चीज है, इतनी चीजें याद रखनी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो हमने पहले ही देख चुका है। अगर इतना हो गया हो तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का जो हम हर बार बैकग्राउंड देखते हैं, सबसे पहले सुपर बेसिक की बात कर लेता हूं मैं। आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है। हाथ खड़ा करना है, ओपन टू ऑल। प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 75। और ड्यूटीज 78। ये चीज भूलना नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 75 में कहा गया है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और 78 में क्या कहा गया है? ड्यूटीज ऑफ पीएम। तो मैंने ये आपको बताया था, ड्यूटी आपकी गवर्नमेंट की कितने घंटे की होती है? 8 घंटा। तो आपको 70s में 8 लगाना है, 78 हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, पेज क्या है। प्राइम मिनिस्टर के कुछ फैक्ट्स। इस बार मैंने कुछ अलग चीज लाई है। ब्रिटेन का फर्स्ट पीएम अगर आपको पूछा जाए, जो कि पहले मैं प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, रॉबर्ट वॉलपोल। ये इंग्लैंड के या ब्रिटेन के पहले पीएम रह चुके हैं। एक एग्जाम में पूछा था ब्रिटेन की फर्स्ट फीमेल पीएम का नाम बताइए, मार्गरेट थैचर। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैंने आज लाए थे। अगर पूछा जाएगा पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पीएम का नाम बताइए, वैसे तो मैं भारत की बात करता हूं। भारत में अगर आपको पीएम बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होता है? आप कोई भी, या तो लोकसभा, पहला एलिजिबिलिटी क्या है? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में कोई भी एक हाउस का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, ये पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, आपका है मिनिमम 25 साल का, यानी एज मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 एज होनी चाहिए, तो ही आप भारत के पीएम बन सकते हो। तो अभी आपने क्या देखा? वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट पीएम ये आपके 24 ईयर्स के ही थे, 23 या 24 ईयर्स के थे। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया से भी कम। ये तो इंडिया का क्राइटेरिया है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अच्छा, आपको एक चीज बता रहा हूं, दुनिया का जो सबसे यंगेस्ट पीएम है उसके नाम में ही यंग है।
विलियम पीट द यंगर नहीं, विलियम पीट द यंग, वो उसका सरनेम ही हो गया, विलियम पीट द यंग। अगर आपको भारत में पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट पीएम का नाम बताइए, मतलब सबसे बूढ़ा पीएम, ये 82 ईयर्स के थे जब ये अपने इंडिया के पीएम बनाए गए थे, मोरारजी देसाई। पूछा जाएगा भारत का सबसे यंगेस्ट पीएम, राजीव गांधी, कितने की एज में बन गए थे? 40। 134th एडिशन डूरंड कप का कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। यानी कि हमने 2024 का देखा था, फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपना टाइटल जीता था, और 2025 में अगेन डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, यानी ये इसका सेकंड टाइटल है। आपको ये चीज याद रखना है, इन्होंने हराया किसको है? डायमंड हार्बर को। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। पिछली बार मैंने ये बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए एक काम करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ये पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है फुटबॉल का, इससे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कोई है ही नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1888 में, यानी 1888 में। शुरुआत किसने किया था? सर हेनरी ड्यूरंड ने। मतलब ड्यूरंड क्या हो जाता है? ये जो ड्यूरंड कप है ये उसका सरनेम हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बैकग्राउंड की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, पहले इसमें केवल आर्मी के लिए ये टूर्नामेंट ओपन किया गया था। ओनली आर्मी पर्सनल्स जो आर्मी में रिक्रूट है वही इसको खेल सकते थे। फिर दूसरी चीज क्या हुई, 1919 में सोचा गया यार इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कॉमन फुटबॉल क्लब के लिए भी इसको ओपन करना चाहिए। फिर इसका 100 साल कब हुआ? 1919 के बाद 100 साल कब होगा? 2019। मतलब 2019 में एक और चीज करी गई, बोले एक काम करते हैं, आपको पता है आईएसएल? आईएसएल क्या होता है? इंडियन सुपर लीग। फुटबॉल का एक क्लब, मतलब वो अलग से टूर्नामेंट होता है, जैसे आईपीएल होता है वैसे आईएसएल होता है। आईपीएल में डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम खेलती है अलग अलग, तो वैसे ही आईएसएल में डोमेस्टिक फुटबॉल की हमारी इंडिया की लीग है, इंडियन सुपर लीग जिसे कहा जाता है। तो डूरंड कप में 2019 में एक डिसीजन लिया गया था कि आईएसएल की जितनी भी टीम है वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, किसमें? डूरंड में। तो मैं बताना चाहूंगा इंडिया में जितने भी फुटबॉल के अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला देख लेते हैं। अगर आपको कभी पूछा जाएगा मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो डूरंड कप की है, डूरंड टूर्नामेंट की है, वो है मोहन बागान। कितने टाइटल जीत चुकी है? 17 टाइटल जीत चुकी है। और अगर पूछा जाएगा पहला फुटबॉल क्लब जो डूरंड कप जीता था, वो भी मोहन बागान होगा। तो आपको डूरंड कप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, आप लोग अभी सेट हो। इतना अगर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। बस ये दो चीज लिखनी है यहां पर, मोस्ट सक्सेसफुल टीम मोहन बागान, और फर्स्ट टाइटल किसने जीता था? सेम आंसर हो जाएगा मोहन बागान। मैं मोहन बागान के बारे में बताना चाहूंगा, ये जो क्लब है फुटबॉल का, इट इज अ फुटबॉल क्लब। जो कई बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब, आंसर सेम होगा। ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब का आंसर सेम हो जाएगा, मोहन बागान। और अगर पूछा जाएगा मोहन बागान कहां का क्लब है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज भूलना नहीं है, कहां का क्लब है वो? वेस्ट बंगाल का। गोल्फ में क्लब का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करना है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लब इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। अब कोई ना कोई गेम या स्पोर्ट्स में ये वर्ड यूज होता है क्लब, तो मैं बोल रहा हूं क्लब का मतलब गोल्फ में क्या होता है? आपको पता है गोल्फ स्टिक, उसको क्लब बोलते हैं। वर्ड ऑफ द डे, तो आपको याद रखना है, अगर क्लब पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित है, आंसर क्या होगा? गोल्फ। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। और कुछ है? ये सारी चीज मैंने बता दिया। प्राइज मनी क्या हो जाता है इसके लिए? 3 करोड़ रुपए। टोटल नंबर ऑफ कितनी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, कितने टीम्स पार्टिसिपेट करती है? 24। एक काम करते हैं, कुछ अदर स्पोर्ट्स जो अभी रिसेंट न्यूज में रहे हैं वो देख लीजिए। दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट। तो दिलीप ट्रॉफी का इस बार 62nd एडिशन था। कौन जीता है? सेंट्रल जोन। टीम का नाम हो जाएगा सेंट्रल जोन। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने होस्ट किया? इंडिया। इंडिया में कहां हुआ? गोवा। तो आपको याद रखना है इस बार का फाइड चेस वर्ल्ड कप कहां पर होस्ट किया जा रहा है? गोवा में। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे इसमें मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका कुछ है तो वो है हॉकी कप। इस साल का एशिया कप जो हॉकी से रिलेटेड था, कौन जीत गया? इंडिया। होस्ट किसने किया था? इंडिया। इंडिया के अंदर कहां हुआ था? बिहार। बिहार के अंदर कहां हुआ था? राजगीर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, होस्ट प्लेस नहीं भूलना।
अब फुटबॉल की बात की ही जा रही थी, सबसे हिडन चीज पता है क्या होगी? कौन का कैफ गोल्ड कप, जो कि फुटबॉल का ही क्लब है, फुटबॉल का ही गेम है, टूर्नामेंट है, कौन जीता इस साल? मैक्सिको। मैक्सिको का एक छोटा सा क्लब है, देख लीजिएगा क्या मैक्सिको में कौन जीता था। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 133। इंडिया की पोजीशन क्या है? 133। अब मैं बताता हूं सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आज का ये है। आज का मुझे पूछा जाता कि कौन सा एक सिलेक्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है दिव्या देशमुख, हमने पहले भी कर चुका है। ये भारत की पहली महिला बनी है जिसने फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जीत चुका है। आज तक कोई भी भारत की महिला चेस वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, ये पहली महिला बनी है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब अगर फर्स्ट फीमेल चेस में न्यूज चल ही रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत की पहली महिला चेस की ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका एस विजय लक्ष्मी, 2001 में बनी थी। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया का, तो विश्वनाथन आनंद। फीमेल में पूछा जाए तो एस विजय लक्ष्मी। आज का तीसरा न्यूज देख लेते हैं। अगेन सुपर 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 इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा बोला है किसी भी चीज को 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 75 ईयर्स या 100 ईयर्स होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी साल एनडीए की भी एक एग्जाम में 100 साल हुए थे हिस्ट्री में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को, 1925 से 2025। डायरेक्ट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड किसने किया था। ठीक है, राधा स्वामी या जो भी वो पर्टिकुलर एक मॉन्क था। हो सकता है अभी रिसेंट टाइम्स में 50 साल, 100 साल, 75 साल बहुत सारी चीजों को हुआ है। जैसे कि 100 साल यूपीएससी को भी हुआ है इस साल। हो सकता है पॉलिटी से यूपीएससी से सिंपल क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। क्या ये क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएससी का आर्टिकल बताइए क्या है? कौन मुझे बताएगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी का आर्टिकल क्या है? 315। बेटा आपका नाम था शीतल। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। लिख लीजिएगा यूपीएससी का आर्टिकल क्या है? 315। यूपीएससी का टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स। अब आपका होमवर्क, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? रिसेंटली चेंज किया गया। ठीक है, तो आपको यूपीएससी का चेयरमैन, ये सब अपडेटेड रहिए। एक और चीज बताता हूं, पॉलिटी से एक और चीज के चांसेस है आने के इस बार क्वेश्चन, जिसको 75 साल हुआ है। 75 साल हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिएगा, वैसे तो कुछ भी पूछे आप लोग रेडी हो, कहीं भी आने दो, कुछ भी आने दो। दिक्कत, कोई टेंशन हो रहा है? क्या हो गया? ठीक है, ओके। तो यूपीएससी, अब मैं क्या बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट था 1950 में। 2025 में कितने साल हो जाएंगे? 75 साल। इसलिए बताना चाहूंगा, यूपीएससी ने इस बार अपना, याद है ना, एक साल पहले ही शायद अपना वो पट्टी खोल दिया। अब हमारा न्याय अंधा नहीं है, अब वो देख सकता है। दूसरी चीज, यूपीएससी ने भी अपना लोगो चेंज कर दिया है। उसके लोगो में क्वेश्चन हो सकता है कि यूपीएससी ने रिसेंटली अपना लोगो चेंज किया है, बोलेगा अपने लोगो में बताइए वो किस पेड़ के पत्ती को मेंशन किया है, कौन से ट्री की ब्रांचेस या लीव्स उसके अंदर मेंशन की गई है। मैं बताना चाहूंगा, इंडिया का नेशनल पेड़ कौन सा है? बनियान? बेनियान? बेटा बनियान तो हम अंदर पहनते हैं, इट इज बेनियान ट्री, जिसको बरगद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिलहाल आ जाते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अभी फिलहाल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्यों कवर कर रहे हैं? ये इस साल उसका 25th समिट था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जिसको होस्ट किसने किया है? चाइना ने। हो सकता है मल्टी लाइनर में पूछ ले, बताइए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन में बेटा दो चीज रहेगी, दोनों एक साथ देने नहीं वाला। 1996 हो सकता है न दे, क्योंकि 1996 में जब वो स्टेब्लिश हुआ था उसका पुराना नाम था शंघाई 5, जिसमें टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे। तो शंघाई कॉर्पोरेट, अगर मान लो दोनों आ गया तो रियल आंसर ये होगा, क्योंकि 1996 में जब वो स्टेब्लिश हुआ था उसका नाम था शंघाई 5, उसमें 5 मेंबर्स थे। छठवां मेंबर जुड़ा 2001 में, और छठवां मेंबर भी अलग से लिख लो, उज्बेकिस्तान। जैसे ही उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा, उसका नाम हो गया एससीओ, मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी चीज। अब आपको मैं बताना चाहूंगा ओरिजिनल 5 मेंबर्स का ट्रिक क्या है याद रखने का। ट्रिक ही ट्रिक हो जाएगा, TRIC के। 5 मेंबर्स का ट्रिक क्या है याद रखने का? ट्रिक ही ट्रिक हो जाएगा, TRIC ही ट्रिक हो जाएगा। 5 मेंबर्स का ट्रिक क्या है याद रखने का? ट्रिक ही ट्रिक हो जाएगा, TRIC ही ट्रिक हो जाएगा। 5 मेंबर्स का ट्रिक क्या है याद रखने का?
तो आई से कोई नहीं है, टी से हो गया तजाकिस्तान, आर से हो गया रशिया, सी से हो गया चाइना, के से हो गया किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये ओरिजिनल 5 मेंबर्स आप लिख लीजिए। और उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक, छठवां मेंबर कौन सा था? उज्बेकिस्तान। अब एक काम करिए, सातवां और आठवां मेंबर भी याद कर लीजिए। वो था पाकिस्तान और इंडिया, पाक और इंडिया, जो कि 2017 में जुड़े थे। अब आपको बताऊं ये अलग अलग मैं क्यों लिखा रहा हूं, ये इस चीज के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है ताकि अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सा मेंबर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 25 साल हुई है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो समिट पे बेटा क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस हाईली क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाईली चांसेस क्या है? ब्रिक्स। हाईली चांसेस क्या है आपका? हमने क्या किया था जिसके 7 मेंबर्स थे? बिम्स्टेक। क्योंकि बिम्स्टेक की पहली बार इंडियन फीमेल वहां की कौन बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी। कौन है? इंद्रमणि पांडे। तो आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे रखने हैं। हाँ, 6th बेटा उज्बेकिस्तान 2001 में, और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसके मेंबर बने थे 2017 में। अब मैं बताना चाहूंगा, चलो अगले पेज पे एक चीज है, इस पूरे पेज की सारी चीज बता दिया सिर्फ दो छोड़ के। 2024 ये आपका करंट अफेयर है, 9th मेंबर, और 2025 इस साल बेलारूस 10th मेंबर। तो इससे क्या पता चला? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कितने हो गए? 10 मेंबर्स। तो हो सकता है आपको पूछा जाए 10th मेंबर बताइए, क्या सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा? 10th मेंबर क्या हो जाएगा? बेलारूस। आपकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पीएचडी हो गई है। एक ही चीज बताना चाहूंगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां हो जाएगा? इट इज बीजिंग। अच्छा, इंडिया इसका पार्ट है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वन लास्ट टाइम रिपीट करवा देता हूं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओल्ड नेम क्या था? शंघाई 5। स्टैब्लिश कब हुआ? 1996। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नया नाम कब आया? 2001। ओरिजिनल 5 मेंबर्स कौन थे? ट्रिक, टी फॉर तजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, आई से कुछ नहीं आता, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। 2001 में छठवां मेंबर कौन सा आया? उज्बेकिस्तान। 2017 में बेटा खतरा आ रहा है, खतरा किससे है पूरे दुनिया में? किस कौन से देश से है? पाकिस्तान। तो याद रखना पाकिस्तान कब आया? 2017 में इंडिया के साथ। लेटेस्ट 2 मेंबर यानी कि 9th और 10th मेंबर हो जाएगा आपका ईरान और बेलारूस। आपने अभी आईबी की एग्जाम दी थी तो ये आईबी बना लो। 9th मेंबर था आई फॉर इराक, ये इराक होना चाहिए आई थिंक, ईरान नहीं इराक होगा ये, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मोस्टली ये इराक होना चाहिए, हो सकता है ईरान भी हो। और 10th मेंबर हो जाएगा आपका बेलारूस। कोई मुझे बताएगा बेलारूस का कैपिटल क्या है? बेलारूस का कैपिटल क्या है? लिख लीजिएगा, मिन्स्क। MINSK, मिन्स्क। ठीक है, इराक ही होना चाहिए 9th मेंबर। चलो देख लेते हैं कुछ अदर समिट्स। हाँ बेटा, ईरान है, ईरान है, चेक किया? चेक किया आपने? चलो ठीक है, ईरान ही होगा फिर। ठीक है, अदर समिट्स देख लीजिए। वेटलैंड कोप 15 इस साल मैं बताना चाहूंगा। देखो कोप दो तरह की है, कोप में एक 15th एडिशन है, एक में 30th एडिशन है। तो हर साल कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अब बेटा अलग अलग कोप अलग अलग चीजों के लिए रखा जाता है। इस साल वेटलैंड से रिलेटेड जो कोप था उसका 15वां एडिशन है, जो कहां रखा गया था? जिम्बाब्वे। और क्लाइमेट से रिलेटेड जो कोप था वो रखा गया था ब्राजील में। तो दो अलग अलग आपको कोप की समिट याद रखनी है। ब्रिक्स का इस साल का राइस समिट कहां रखा गया था? बेटा सबसे ज्यादा राइस, वन ऑफ द प्रोडक्शन कहां होता है ज्यादा? इंडिया में। तो राइस जैसे ही दिखेगा इंडिया आ जाना। G20 का कहां रखा गया था? ब्राजील में। ये याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल है। बिम्स्टेक का यंग लीडर समिट कहां रखा गया था? आसाम। आसाम का कैपिटल क्या है? दीसपुर। लेकिन दीसपुर में बिम्स्टेक का समिट नहीं रखा गया था, गुवाहाटी में रखा गया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, गुवाहाटी में। और इस साल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कहां रखा गया गया था? इंडिया के अंदर, दिल्ली। इतने समिट आप याद रखिएगा। वैसे स्टार्टिंग की 5 जो न्यूज होती है ना, अगर लिखना है तो वैसे दिक्कत नहीं है।
स्टार्टिंग की 5 न्यूज नहीं भी लिखे तो मैं तो हमेशा पीपीटी शेयर कर दूंगा। आपको मेन जो न्यूज लिखना चाहिए वो 6 to 20 लिखना चाहिए, क्योंकि ये 5 तो एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। आप वहां बाद में भी छाप सकते हो स्टार्टिंग का 5 पेज छोड़ के। 6 से लिखना जरूरी है क्योंकि वो आपको हैंड रिटन कहीं मिलने नहीं वाला। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन उसका फुल फॉर्म होगा, जिसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। और उसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? ढाका। बीम स्टैक यहां लिखवा देता हूं, स्टैब्लिश कब हुआ? 1997। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? ढाका। और इसका अभी प्रेसिडेंट कौन है? इंद्रमणि पांडे। आज का चौथा न्यूज, भारत का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी रन ऑन सोलर एनर्जी। मतलब भारत का पहला विधानसभा जहां पर मीटिंग जो कंडक्ट की गई थी और उस मीटिंग में जितनी भी बिजली का उपयोग किया गया होगा वो किससे बनाई गई है? सोलर पैनल से बनाया गया है। तो भारत का पहला सोलर एनर्जी से रन करने वाला लेजिस्लेटिव असेंबली, आंसर क्या होगा? दिल्ली। अब एक काम करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जितनी भी चीजें न्यूज में फर्स्ट फर्स्ट चल रहा है, दो ही चीज फर्स्ट फर्स्ट चल रहा है। भारत का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जिसने साइन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, पंजाब। भारत का फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली पेपरलेस अगर पूछा जाए, नागालैंड हो जाएगा। तो ये 3 लेजिस्लेटिव असेंबली आपको याद रखना है। पार्लियामेंट में होते हैं 2 हाउस, जिन्हें नहीं पता होगा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लेकिन ये तो देश में सिर्फ एक है ना, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। अब हर राज्य में भी अपना खुद का पार्लियामेंट होता है, जिसे स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो स्टेट्स का खुद का अपना पार्लियामेंट। अब सेम नाम नहीं होते, उसके अंदर भी 2 हाउस होते हैं। एक होता है एलए, एक होता है एलसी। एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। एलए कुछ और नहीं है, लोकसभा ही है। लोकसभा का राज्य स्तर पर नाम हो जाता है एलए, और राज्यसभा का स्टेट लेवल पे नाम होता है एलसी। याद रखने का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बताता हूं याद कैसे रख सकते हो आप लोग हमेशा के लिए। राज्यसभा को सिर्फ इंग्लिश में याद कर लीजिए। कौन मुझे बताएगा राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। किधर गया? हाँ, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। अरे नाम में ही काउंसिल आ गया, देखो नीचे भी एलसी में काउंसिल आ रहा है। तो काउंसिल काउंसिल मैच, बात खत्म हो गया। जो बच गया अब वो क्या हो जाएगा? लोकसभा। बस राज्यसभा का इंग्लिश नाम याद रखिए तो आप कनेक्ट कर लोगे। राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और नीचे कौन होता है? एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं हमेशा पता है कंपेयर क्यों कराता हूं? अब एक बात बताइए, बार बार वही रिपीट करूंगा, लोकसभा की मिनिमम एज क्या है मेंबर बनने की? 25 साल। मिनिमम एज क्या होती है? 25 साल। तो एलए की भी मिनिमम एज सदस्य बनने की 25 साल रहेगी। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। याद रखने का तरीका क्या था? एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, निचला सदन हिंदी में बोलते हैं। तो अब एक बात बताइए, ऊपर का लोकसभा ये भी नीचे का लोअर हाउस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। तो इसको क्या बोलेंगे? अपर हाउस। तो बस आप लोगों को एक बारी में ना ये रट्टा मार लेना है, बाकी अगली बार दूसरी चीजें याद करेंगे। बस आप लोग एक ही चीज याद करो, लोकसभा मतलब एलए, राज्यसभा मतलब एलसी, स्टेट लेवल पे। तो अभी हमने क्या देखा? लोकसभा की न्यूज देखी है, लेकिन लोकसभा देश वाला नहीं, राज्य वाला। तो आपको याद रखना है भारत का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान सभा। तो भारत का पहला विधानसभा जिसने सोलर एनर्जी पे टोटली वहां पर जितनी भी मीटिंग्स है वो सब रन की गई, तो दिल्ली विधानसभा था। भारत का पहला विधानसभा जिसने साइन लैंग्वेज अडॉप्ट किया, पंजाब। भारत का पहला विधानसभा जो पेपरलेस मोड में चल रहा है, नागालैंड। अब एक काम करते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब बैकग्राउंड में आपको क्या है, क्या पता आपके एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले, लेजिस्लेटिव असेंबली बताओ ओरिजिनेट कहां से हुआ। पहली बार कोई एक्ट तो होगा जहां पर उसको मेंशन किया गया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा एक्ट है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या स्टेब्लिश किया गया था? बाय कैमरलिज्म। अब मैं इसको भी समझा देता हूं। बाय मतलब 2, कैमरल मतलब हाउस। अब आपने यही तो देखा, लोकसभा राज्यसभा कितने हाउस है? 2। उसी को बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस। और बाइकैमरलिज्म किसके थ्रू स्टेब्लिश किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस पे बहुत बार ना ये हिस्ट्री का पार्ट है, कई लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कई लोग पॉलिटी के बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। आपको एक और चीज याद रखना है, इस एक्ट में ना 2 मेन चीज थी। एक बाइकैमरलिज्म स्टेब्लिश किया गया था, मतलब लोकसभा राज्यसभा,
एक और चीज स्टेब्लिश किया गया था, डायआर्की। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, बाय का मतलब दो, वैसे ही डाई का मतलब भी दो होता है, और आर्की का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट। मतलब भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टेब्लिश किया गया था, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, इसी को क्या कहा जाता है, डायआर्की। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में डायआर्की किसके थ्रू लाया गया, इस एक्ट के थ्रू लाया गया, दोनों चीज लिख लीजिएगा। अच्छा, भारत का पहला पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, भारत का पहला लेजिस्लेटिव असेंबली टू अडॉप्ट नेवा प्रोग्राम। नेवा का मतलब क्या होता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा वहीं पर, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा, मतलब वहां पर पेपर का यूज नहीं होगा, सारी चीजें डिजिटली करी जाएगी। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट, ये कंटिन्यू हो रहा है, क्या कंटिन्यू हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में अगर आपको कभी कोई पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार इंडियंस को राइट टू वोट किस एक्ट के थ्रू दिया गया था, 1919 के थ्रू, याद रखिएगा पहली बार ना वोटिंग राइट केवल 10% लोगों को मिला था, और उसमें भी फीमेल्स को नहीं दिया गया था। क्राइटेरिया था, महिला घर में खाना बनाने के लिए पैदा होती है, बर्तन मांजती है, ऐसा उनका मानना था। ये याद रखना, इसलिए उनको दिए ही नहीं, ऐसा अंग्रेज लोगों का मानना था, केवल 10% लोगों को दिए। उसमें भी क्राइटेरिया डाला गया था, उसमें क्राइटेरिया ये डाला गया था कि वो जो लोग एकदम अपर प्रिंसली, वो इनकम या उन लोगों ने कुछ रखा था कि पर्टिकुलर इतनी इतनी आपके पास फाइनेंशियल लिमिट होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलेगा। अब इसी एक्ट में ना एक और चीज स्टेब्लिश की गई थी, पीएससी। आपने अभी सुना होगा यूपीएससी, एमपीएससी, एसपीएससी। अब उस समय यूपीएससी नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ पीएससी बोला गया था। ये पीएससी क्या करेगी, सिविल सर्विसेज कंडक्ट करेगी। लेकिन आगे जाके इस पीएससी को कन्वर्ट किया गया यूपीएससी में। यूपीएससी स्टेब्लिश होगा, देखो यहां पर लिखा हूं मैंने, प्रीकर्सर ऑफ यूपीएससी। प्रीकर्सर मतलब क्या, यूपीएस, प्रीकर्सर मतलब पहले। यूपीएससी के पहले यूपीएससी का काम कौन करता था, पीएससी। इस साल मैं बता रहा हूं यूपीएससी आपका 1 अक्टूबर 1926 को स्टेब्लिश हुआ है, जो कि 2026 को होना चाहिए था, लेकिन इसी साल उन्होंने क्या मनाया, 100th एनिवर्सरी मनाई और अपना लोगो भी चेंज कर दिया। तो आपको ये याद रखना है, यूपीएससी थोड़ा बर्निंग चल रहा है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब यूपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन भी याद रख लो, रॉस बार्कर। हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। अब आएगी आज की आखिरी न्यूज, पांचवी न्यूज, फिर वन लाइनर चालू हो जाएगा। अब आएगा आपका टीसीए कल्याणी, जो कि सीजीए अपॉइंट की गई है, इज अपॉइंटेड एज सीजीए। याद रखिएगा ये कैग नहीं है, ये क्या है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अब सीजीए और सीएजी में क्या फर्क होता है, बहुत सारे लोग नए हैं, उनको बता देता हूं। एक होता है बेटा कैग, एक होता है बेटा सीजीए। नोटिस किया, सिर्फ ए और जी में इधर उधर किया गया है। हमारे भारत में अभी कैग कौन है, संजय मल्होत्रा नहीं, संजय मूर्ति। कौन है, संजय मूर्ति। और अगर पूछा जाएगा सीजीए कौन है, तो कल्याणी। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है। कैग आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका अलग से ना संविधान में आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है कैग का, 148। सीजीए कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब इसका संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा मेजर रीजन बताता हूं क्या फर्क है, डिफरेंशिएटर। कैग और सीजीए में फर्क क्या है, कैग का काम क्या है, ऑडिट करना। कैग का काम क्या है, ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी काम हुआ है किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी बैंक द्वारा, तो आखिरी में वो टैली करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कि भाई कोई घपला तो नहीं हुआ, इन लोगों ने कोई समझ गया ना, करप्शन वरप्शन तो नहीं हुआ है। तो बस ये साल में एक बार आके चेक करके चला जाता है, मतलब ऑडिट करके जाता है। अब एक बात बताइए, ये तो आखिरी में काम हुआ इसका, कि सरकार ने पैसे कैसे कैसे खर्च की, ये आखिरी में चेक करता है। अब सीजीए का काम क्या है, सरकार कैसे कैसे पैसे खर्च कर रही है, मतलब हर महीने का लेखा जोखा कौन मेंटेन करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी को मेंटेन करने का किसका जिम्मा है, सीजीए का। और ऑडिट करने का किसका जिम्मा है, सीएजी का। एक आखिरी डिफरेंशिएटर बता रहा हूं जो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, कैग को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और सीजीए को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी हो जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, फाइनेंस
मिनिस्ट्री की। बस इतने डिफरेंशिएटर्स आप याद रख लीजिए, सीजीए और सीएजी में मैंने फर्क बता दिया है। अच्छा, आरबीआई का अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। भारत में अभी एजीआई कौन है? आर वेंकट रमनी। अच्छा, एजीआई का मतलब क्या होता है? लॉयर। किसका लॉयर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, एजीआई कहा जाता है। एजीआई का फुल फॉर्म क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत में पहला कैग, भारत का पहला कैग कौन था? एन नरहरि राव। अच्छा, कैग से रिलेटेड एक और चीज, कैग का टेन्योर 6 इयर्स होता है। अच्छा, भारत में ना बहुत सारी चीज होगी जिसका टेन्योर 6 ईयर होगा, लेकिन मैं 4 चीजें बता देता हूं। भारत में टोटल 4 लोग हैं, भूलना मत, टेन्योर के ऊपर क्वेश्चन आता है। यूपीएससी का चेयरमैन 6 इयर्स, सीईसी 6 इयर्स, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने देखा होगा ज्ञानेंद्र कुमार, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। इसके बाद एक और पोस्ट है सीएजी कैग 6 इयर्स। एक और चीज है राज्यसभा, राज्यसभा का 6 इयर्स। ये 4 चीज हो गई जिसका टेन्योर 6 इयर्स होता है। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये 6 साल वाले। ठीक है, और कैग का रिटायरमेंट एज क्या हो जाता है? 65। ये जो कैग हमारा पोस्ट है संविधान के अंदर, यानी पॉलिटी का मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन कई बार क्या पूछता है, ये जो पद है हमने किस देश से उठाया है? ब्रिटेन। तो आपको ये सोर्स भी याद रखना है। कैग ये जो पोस्ट है हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन में भी एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो सेम काम करता है, हमने वहां से ये सोर्स को लिया है। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? विच 2 cities विल बी लिंक्ड बाय रेलवे प्रोजेक्ट बिटवीन भूटान एंड इंडिया। मतलब भारत और भूटान के बीच में एक ट्रेन चलने वाली है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की तरफ से भूटान की कौन सी 2 cities कनेक्ट होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेलेपू और सेमसे। ये 2 cities के साथ हम कनेक्ट करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा, एक है काकराझर और बनरहट, ये है बेटा वेस्ट बंगाल, और ये है आपका आसाम। आपको याद रखना है, ये जो ट्रेन चलाई जाएगी ये भारत के 2 राज्यों को कनेक्ट करेगी, भूटान के 2 अलग अलग सिटीज से। क्वेश्चन अगर पूछा जाए गेलेपू किससे कनेक्ट हो रहा है? काकराझर, जो कि आसाम में है। समझ में आ गया? और बन्नरहट कहां से कनेक्ट होगा? सेमसे से। इतनी चीजें याद रखिए। अच्छा, ऑप्शंस में ना और भी चीजें हैं, ढाका और कोलकाता। ढाका कहां, किसका कैपिटल है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है संप्रीति। ये ट्रेन का नाम है। तो वो ट्रेन कोलकाता से चलती है सीधे ढाका में। एक ट्रेन है जो पहले चलती थी, 2019 में बंद कर दिए थे हमने, जो चलती थी बेटा भारत से सीधा पाकिस्तान। उस ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस चलती थी दिल्ली से सीधे लाहौर की तरफ। ठीक है, इसको बीच बीच में 2-3 बार बंद किया गया था। 1999 में हमारा वॉर हुआ था, फिर बंद किए थोड़ा ये सब। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कई बार पता है स्टैटिक जीके से क्या क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसे सब। बताइए, समझौता एक्सप्रेस कौन से 2 देशों के बीच में ट्रेन चलाई जाती थी? तो आंसर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया। डन। बाकी मेरे ख्याल से रेलवेज का बैकग्राउंड तो मैंने हमेशा ही कराया है। पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? तारीख क्या थी? 16 अप्रैल 1853। आपको मुझे बताना है कि भारत का फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर कौन है? हाथ खड़ा करना है। हाँ बेटा, ममता बनर्जी। अब बाकी सब अपन क्या बेटा, मोमोज का ठेला खोलेंगे या क्या करेंगे? तो बेटा प्रिंस, पढ़ो लिखो अच्छे से। ठीक है। वर्ल्ड सुनामी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी डे, एक बात बताइए, एकलौता तो बेटा जर्सी नंबर 18, बर्थडे कब रहता है विराट कोहली का? 5 नवंबर। सुनामी की तरह बेटा रन बनाए हैं उन्होंने, दनादन मारना चालू किया, कभी रुके नहीं। तो आप याद रखना, कोहली के बर्थडे के दिन सुनामी डे रहता है। एक चीज और याद रखिएगा, 11 नवंबर को क्या रहता है? नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, भूलना नहीं है। 12 नवंबर को रहता है नेशनल न्यूमोनिया डे। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे है वैसे वो। न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से चालू होती है, PNEU, न्यूमोनिया। ठीक है।
एनवायरमेंट डे कब रहता है? 5th क्या? 5th जून। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका भी होना चाहिए बेटा। एनवायरमेंट मतलब क्या? पेड़ पौधे। पेड़ नए हैं कि जूने हैं? बहुत जूने हैं बेटा, जब से अपन पैदा नहीं हुए थे तब से पेड़ पैदा हो चुके थे, ठीक है? तो ये याद रखना, 5th जून को एनवायरमेंट डे होता है। ये हो गया है। अगला देख लेते हैं। यूनिसेफ ने ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में। उस इनिशिएटिव का नाम ये रहा, ठीक है? इनिशिएटिव क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन। तो ये एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, और कैंपेन कब लॉन्च किया? ड्यूरिंग आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये जो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर किया है? मैं बोलता हूं, कोई भी बता देगा। आंसर क्या होगा? आईसीसी। अरे वर्ल्ड कप ही आईसीसी होस्ट कर रहा है, तो याद रखिएगा ये आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किए। कैंपेन, अच्छा आपको पता है वहां पर टफ क्वेश्चन बनाए गए। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? यूनिसेफ और आईसीसी ने मिलकर कौन सा कैंपेन लॉन्च किया? 4 कैंपेन के नाम रहेंगे और कैंपेन का नाम ही याद नहीं आ रहा। तो कैंपेन का नाम याद रखना, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल कैंपेन। अब एक और चीज, यूनिसेफ की स्टार्ट हुई थी बेटा, यूनिसेफ स्टार्ट हुआ था 1946 में, और हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? हेडक्वार्टर कहां होगा? आपको हेडक्वार्टर्स मैंने बोला था लर्न करके रखो। चलो एक काम करते हैं, मुझे पहले बताइए आप, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनेस्को का फुल फॉर्म। फिलहाल आप लोग ये बेटा अच्छे से याद करिए। चलो अब देख लेते हैं, फर्स्ट एवर सी फूड कांग्रेस 2026 कहां पर होस्ट किया जाएगा? अभी 25 चल रहा है, ये पूछा जा रहा है 2026 का। ये है आपका होमवर्क, सिंपल वाला। कहां पर होमवर्क है? अच्छे से बेटे। कोची का निकनेम मुझे कोई बताएगा? कोची का निकनेम क्या है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और कोल्लम मतलब प्रिंस ऑफ अरेबियन सी। प्रिंस कहा जाता है ऐसे अरेबियन सी का, कोल्लम। निकनेम्स पे कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? जस्ट ऐसे आते जाते। चेन्नई को क्या बोलते हैं? बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, या चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलो अगला देख लेते हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल पूछा गया है एनसीसी का। एनसीसी पता है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका अभी वीरेंद्र वत्स को क्या बनाया गया है? डायरेक्टर। इतनी चीजें आपको भूलनी नहीं है। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट? कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है? साइक्लोन। अब मुझे आप लोग बताइए, डेजर्ट नाइट किसके साथ होता है? हाथ खड़ा करना है। डेजर्ट नाइट, ओके हाँ। इट इज फ्रांस एंड यूएई। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस और यूएई। वैसे तो इंडिया भी है इसमें इन्वॉल्व। इंडिया, फ्रांस और यूएई मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कई बार आपके एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड आते हैं, देखो बायलैटरल, ट्राइलेटरल। बायलैटरल मतलब बाय मतलब 2 देशों के बीच में, ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के बीच में, मल्टीलेटरल मतलब 4 5 6 7 देश होंगे, ठीक है? टाइगर क्लॉ किसके साथ होता है? यूएसए। टाइगर ट्रियम्फ भी मैंने याद कराया हूं, किसके साथ होता है? यूएसए। युद्ध अभ्यास यूएसए, ठीक है? वज्र प्रहार यूएसए। इतनी सारी यूएसए के साथ होती है, पूरी यूएसए की एक साथ लिख लो। अगली बार बाकी डिस्कस कर लेंगे। इस बार आपके एसबीआई के मेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य किरण किसके साथ एक्सरसाइज होती है? आंसर क्या था? नेपाल। भूलना नहीं है। ये हो गया। हर बार ना, अच्छा जो लोग नए हैं सारा चीज होगा हर बार बेटा, ये सेम चीज रिपीट कर करके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको करना क्या है? रिपीटेशन। एक बार लिख लिए, घर पे जाके दोबारा रीड करिए। Which country we saw? In which country we saw the government shut down on October 1st, 2025? अब एक बात बताइए, ये तो हिंट दे दिया इन लोगों ने। अब बताइए अब क्या होना चाहिए? यूएसए। ये ठीक है, ठीक है। ये बहुत जोरदार लग रहा है मेरे को। ठीक है, फिलहाल
मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था फोटो वोटो डाल देना, उन्होंने डायरेक्ट, उनको आंसर पता था तो इस बार ऐसा आंसर डाल दिए। अच्छा एक बात बताइए, मेडागास्कर को बेटा एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मेडागास्कर में इस बार ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे जेनजी का एक यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है। हाँ, नेपाल में हुआ, यहाँ पे भी हो गया, सत्ता पलट गई पूरी। तो इसलिए शायद मैंने ऑप्शन में रखा हूं, चलो डिस्कस कर लेंगे अगली बार। एक बार और मैं देख लूंगा, नेपाल में भी जेनजी हुआ, मेडागास्कर में भी जेनजी हुआ। अच्छा जेनजी आप लोगों ने बहुत टर्म सुना है, कोई मुझे बताएगा जेनजी क्या? जेनजी की डेफिनेशन है जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा होंगे उन्हें जेनजी कहा जाता है। 2013 से 2024 तक जो जनरेशन थी वो थी अल्फा जनरेशन। अब 2025 मतलब अभी चल रहा है, 2025 से लेके 2042 या 44 तक जो जनरेशन रहेगी वो बीटा जनरेशन रहेगी। आपको पता है बीटा जनरेशन बेबी भारत में 1 जनवरी को, यानी पहला बच्चा जो पैदा हुआ, ये भी करंट अफेयर आप देख लेना, पीआईबी की साइट में मिल जाएगा। फर्स्ट बीटा जनरेशन बेबी जो भारत का था वो मिजोरम में पैदा हुआ था। होमवर्क आपका है, बीटा जनरेशन फर्स्ट बेबी आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है? तो आपको लाना है भारत का पहला बीटा जनरेशन का बेबी जो मिजोरम में पैदा हुआ था, उसका नाम क्या होगा? चलो मैं फर्स्ट इनिशियल्स दे देता हूं, एफ से नाम होगा। अच्छा ये जो जनरेशन है, अब एक वाई जनरेशन भी आके चली गई। अब देखो ना, जेड के पहले क्या आता है? वाई। वाई जनरेशन को ही मिलेनियंस भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है टर्म मिलेनियंस, या इन्हें कहा जाएगा जेन वाई, जनरेशन वाई। चलो अगला देख लेंगे फिलहाल। अब जनरेशन वाई क्या होगा? जो 1996 से उल्टा, 1985 से 1996 के बीच वाले। चलो अगला देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएफटीए? सबसे पहले मैं बता दूंगा ईएफटीए का फुल फॉर्म, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेटा ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, मुझे सब लोगों ने बोले थे इकोनॉमी से रिलेटेड भी न्यूज लाया करो, तो इकोनॉमी से रिलेटेड आपके ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक और चीज, कोई भी आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नो मैटर करंट अफेयर ऐसा ही होता है, यही एग्जाम में आएगा जो भी आएगा। चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा हाँ, सबसे पहले यूरोपियन से तो आपको पता चल गया होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा व्यापार होता है। ज्यादा व्यापार होगा तो क्या होगा? ज्यादा मुनाफा होगा। ज्यादा मुनाफा होगा तो हमारा देश ज्यादा कमाएगा। ज्यादा कमाने से क्या होगा? ज्यादा तरक्की होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या हो रहा है? ये पॉइंट आ रहा है। इसका मोटिव क्या है? 10 लाख जॉब्स क्रिएट करना इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। इसके साथ साथ 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में लाना इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 100 बिलियन का मतलब पता है हिंदी में बताऊं? 8 लाख करोड़ रुपए। $1 बिलियन मतलब होता है 8,000 करोड़। मैं 8 लाख भी नहीं, मोटा मोटा 9 लाख हो जाएगा वो, क्योंकि अभी भी 88 85 चल रहा है। तो मोटा मोटा 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत का मोटिव है ईएफटीए से आना चाहिए। और जिससे कितनी जॉब क्रिएट होगी अगले 15 सालों में? 10 लाख। इतना हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वहां पर बाल विवाह नहीं होगा। जैसे ये देखो, बालिका का स्वयंवर रचाया जा रहा था, ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए ये यहां पर हो जाएगा बलोड़। ये कहां आता है बेटा? छत्तीसगढ़। सीजी लिख के चंडीगढ़ मत कर देना बेटा, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। सांची तो पहले ही बता दिया, वो भारत का पहला सोलर सिटी। अयोध्या फर्स्ट सोलर सिटी कहां का? यूपी का। थानो फर्स्ट राइटर विलेज भारत का, राइटर्स विलेज। ऐसा ऑप्शन बना दिए ना तो झाड़ू झाड़ू मारना फिर बेटा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी प्रश्न के अंदर उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं 42nd में इंडिया की रैंकिंग क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स। मैं बताना चाहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? काम ऑफिस में एक बार था, घर आने के बाद काम चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑफिस वाले बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं। आप गवर्नमेंट में आइए तो आपको पता चलेगा, गवर्नमेंट में एकदम चंगी जो चीज होती है। वैसे गवर्नमेंट में फिर भी पूरा आता है, 8 घंटे की नौकरी के बजाय 10-10 घंटा भी हो जाता है, 11-11 घंटा भी हो जाता है। पुलिस वालों को तो 16-16 घंटे की शिफ्ट लगती है, 8 घंटे की, फिर 8 घंटा सो के, फिर 8 घंटे की, 16-16 घंटे उन लोग नौकरी करते हैं। कभी कभी ये सारी चीज हो जाती है।
हर जगह ऐसा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 42। टॉप किसने मारा? न्यूजीलैंड ने। मतलब न्यूजीलैंड वाले अगर एक बार घर आ गए और बॉस ने कॉल किया तो वो गाली वाली दे सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अब हमारा घर पहुंच चुके हैं बेटा, अब आप कौन हम कौन कोई मालूम नहीं। 131 इंडिया की कौन से रैंकिंग है? जेंडर गैप रिपोर्ट या इसे जेंडर गैप इंडेक्स। मतलब लड़का लड़की में भारत में कितना भेदभाव किया जाता है, बहुत, इसलिए 131 पे है। तो याद रखना कोई सिमिलर नहीं है। एनडीए में लड़कों की 400 सीट, लड़कियों की 30 सीट। यही पता चल जाता है 30-40 सीट गर्ल्स की होती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो बॉयज के साथ भी होता है। अच्छा हाँ, जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब सिर्फ लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं, लड़कों के साथ। ऐसा दोनों मिला के जेंडर गैप कितना ज्यादा आ रहा है। इंडिया में जेंडर गैप रिपोर्ट इतना भारी वाला इसलिए भी है, आप सोच के देखिए, आज तक 16 प्रधानमंत्री बने, सिर्फ एक महिला। आज तक 15 या 16 उपराष्ट्रपति बने, एक भी भारत में वाइस प्रेसिडेंट फीमेल बनी ही नहीं। आज तक भारत में सिर्फ 2 फीमेल राष्ट्रपति बनी है। आज तक भारत में लोकसभा के स्पीकर 17 चेंज हो गए, 17 एडिशन अब तक है। आज तक एक है या एक भी नहीं है शायद, एक मीरा कुमारी यानी समथिंग कुछ ऐसा कुछ हुआ था, बाकी कोई नहीं बना। हाँ, फीमेल में स्पीकर्स, हाँ तो एक दो चुनिंदा एकदम ऐसे। आज तक एक बात बताइए, आरबीआई के गवर्नर कितने बनाए गए? एक भी नहीं, एक भी नहीं। 26-27 पूरे मर्द है। मैं बताना चाहूंगा डेप्यूटी गवर्नर बनाई गई है, उसमें भी चुनिंदा एक दो। उमा मेरे ख्याल से कोई फीमेल थी, उन्हें डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था, और अभी रिसेंट में भी कोई डेप्यूटी गवर्नर बनाई गई। तो देखा जाए तो भारत में ना फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अब एक बात बताओ, भारत में 550 सीट है लोकसभा में, 250 सीट है राज्यसभा में, टोटल कितनी सीट हो गई? 800। पता है फीमेल्स कितनी है? 80 भी नहीं है। पूरे भारत में पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फीमेल 80 भी नहीं है। यही रीजन हुआ कि भारत में 106वां अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू 33.33% रिजर्वेशन दिया गया है फीमेल्स को। 2029 का जो इलेक्शन होगा भारत में, मान लो मोटा मोटा अगर 900 सीट है, उसमें 300 फीमेल बैठना जरूरी है, इतना सीट रिजर्व कर दी जाएगी। तो आपको ये अमेंडमेंट भी याद रखना है। कौन सा अमेंडमेंट था? 106 अमेंडमेंट एक्ट, और इसके बाद कोई अमेंडमेंट आज तक हुआ नहीं है। अगर आपको पूछा जाएगा भारत को आज तक संविधान को कितने बार अमेंड किया गया है, 106 बार, और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट ये वाला था। चलो अगला देख लेते हैं। इन विच स्टेट भारत का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन सेटअप किया गया है? इसको थोड़ा सरल शब्दों में बता देता हूं। भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेट वाला किस राज्य में खोला गया? कर्नाटक। अब नॉर्मल सी बात है, वो हेलीकॉप्टर बनाएगी कंपनी, तो कोई तो प्राइवेट कंपनी होगी। किसको दिया गया है? टाटा। टाटा ने किसके साथ जॉइंट वेंचर किया है? एक यूएस सॉरी फॉरेन कंपनी भी है जिसका नाम है एयरबस। एयरबस प्राइवेट लिमिटेड। अगर पूछा जाएगा कि एयरबस कहां की कंपनी है, फ्रांस की, तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। भारत की प्राइवेट कंपनी पहली जो हेलीकॉप्टर बनाएगा, किस राज्य में बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां डाला गया है? कर्नाटक में। कौन से कंपनी के साथ मिलके? एयरबस प्राइवेट लिमिटेड। और जो पहला हेलीकॉप्टर बन रहा है उसका नाम भी बता देता हूं, एयरबस 125, जो हैंड ओवर कर दिया जाएगा भारत को, भारत सरकार को 2027 तक। इतनी चीजें याद रखिए। रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है इटली की पीएम के साथ। इटली की पीएम ने लिखी है। इटली की पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अब एक बात बताइए, कौन सी बुक लिखी होगी? आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल, इनकी बुक का नाम है। दूसरी है विटनेस, जो साक्षी मलिक ने लिखी है। चलो मुझे यहां कौन बताएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, साक्षी मलिक कौन सा गेम खेलती है? ये रेसलिंग बेटा, बहुत ज्यादा फेमस, इससे ज्यादा कोई फेमस प्लेयर ही नहीं था। अच्छा, इनका एक डिस्टिंक्शन पता है क्या था? ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने रेसलिंग में कुछ किया था, कोई पर्टिकुलर इवेंट में जाके मेडल जीता था। ये आपको ढूंढ के लाना है कि साक्षी मलिक इंडिया की फर्स्ट फीमेल, कौन से इवेंट में उन्होंने अपना अचीवमेंट किया है जिसका उनको फर्स्ट फीमेल का डिस्टिंक्शन मिला है। एक और चीज, द बुक ऑफ कंपैशन। द बुक ऑफ कंपैशन किसने लिखा है? दलाई लामा ने। दलाई लामा किसके लिए फेमस है? पप्पी के लिए। मतलब ये अपना जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? आपको हाथ देना होता है और ये आपके हाथ में ब्लेसिंग्स देंगे। आपको पता है कि नहीं, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को इन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी, दे दनादन। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक बच्चे को दे दनादन लिप लॉक हो गया गलती से। मतलब वो शायद गाल में किस कर रहे होंगे और वो बच्चा सीधा घूम गया, तो वो गलती हो गई।
फिर मेरे को तो लगता है वो कंट्रोवर्सी की बात नहीं थी, ये बहुत बूढ़े हैं और वो बच्चा था, एकदम छोटा सा बच्चा। चलो ठीक है, हो गया ये। चलो अगला देख लेते हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व है भारत का जिसने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, गज रक्षक एप्लीकेशन। गज रक्षक एप्लीकेशन। अब गज रक्षक एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है पता है? वो जहां पर ये अपना कौन सा है, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जहां है ना, वहां बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होते रहते हैं। वो कभी भी शहर में आ जाता है, गांव में आ जाता है। तो उनका ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो, अगर कहीं आ जाए तो इस एप्लीकेशन में आप कंप्लेंट वगैरह रेज कर सकते हैं। तो गज रक्षक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की बात चल रही है तो एक चीज बताना चाहूंगा, भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट। जिम जिम कॉर्बेट कहां पर आता है ये जिम कॉर्बेट? उत्तराखंड। और भारत में अगर पूछा जाए लेटेस्ट यानी कि 58th वाला, क्या हो जाएगा? मानस, नहीं क्या हो जाएगा? माधव। माधव टाइगर रिजर्व जो कि आएगा मध्य प्रदेश के अंदर। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? यूपी। अमनगढ़ कहां है? यूपी। कान्हा कहां है? एमपी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सो अरे मैं आजकल ऐसे ऐसे वर्ड लोग यूज कर दे रहे हैं, मैं बोला सो बोला मतलब सो सर। मैं बोला क्या सो? एक दिन बाद में पता चला, मैं 67 समझा नहीं, मैं बोला ये वर्ड भी है, ये तो नंबर है, डिजिट हुआ ना ये। चलो एक काम करते हैं, होमवर्क है आपका, 67 का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी.com ने ये जो वर्ड डिक्लेयर किया है इसका मतलब क्या होता है ढूंढ के लाना। लास्ट ईयर 2024 का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज ने वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट डिक्लेयर किया था। और ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था 24। ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट पता है ना क्या होता है? आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं और आपका अभी झगड़ा हुआ है अपने पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ, और अगर झगड़ा हुआ है तो वो लगातार आपका ऐसा बताएगा रील कि इसमें लगेगा पार्टनर की गलती है। और अगर आप बहुत खुश हो तो वो सेम तरीके से ब्रेन रॉटिंग करना, ठीक है? मतलब दिमाग पूरा भूसा भर जाता है बेटा, ज्यादा स्क्रॉल करने का नहीं। भाई ने बोला नहीं करने का मतलब नहीं करने का। इसी के साथ आपका आज का करंट अफेयर खत्म होता है। एक आपका इकोनॉमिक एक्सप्रेस बचे, एफडीआई। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज एफडीआई, तो आप लोग बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू बी स्पेसिफिक, अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत के किसी भी कंपनी में 10% या इससे ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो उसे एफडीआई कहा जाएगा। समझ में आ गया? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा आईडीआई, एक होता है बेटा ओडीआई। आईडीआई का फुल फॉर्म मैंने नीचे दिया हुआ है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ओडीआई का क्या हो जाएगा? आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आईडीआई का बेस्ट एग्जांपल है, इन मतलब क्या? भारत में निवेश आ रहा है। आउट मतलब क्या? भारत से निवेश जा रहा है। इनवर्ड मतलब कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडियन कंपनी को खरीदी हो। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा फेसबुक ने बेवकूफ को खरीदा। बेवकूफ पता है ना? ऑनलाइन बेटा प्लेटफॉर्म जहां आप अमेजोन यूज करते हो, बेवकूफ भी होता है। पहले बहुत सस्ता था, मीशो का भाई है वो। लेकिन जब से फेसबुक ने उसको एक्वायर किया है सब चीज महंगी हो गई और एकदम स्टैंडर्ड मटेरियल आता है। तो आप बेवकूफ भी बेटा, ये अमेजोन अमेजोन छोड़ के ये सब यूज करना चाहिए अगर चीजें सस्ती मिल रही है तो, कंपेयर करके। आउटवर्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, टाटा ने क्या खरीदा था? जैगवार। अरे जैगवार छोड़ो, आप लोगों को एक चीज जरूर पता होगी, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड कभी गए हैं आप लोग? वहां कभी स्टारबक्स देखे हैं? वो टाटा का है, जॉइंट वेंचर है। तो ये याद रखिएगा। ओडीआई का एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैगवार ने किसको एक्वायर किया हुआ था? स्टारबक्स। एक्वायर नहीं किया है, दोनों का जॉइंट वेंचर है, इंडिया में उसका स्टेक्स है, दोनों ने मिलकर डाला हुआ है। एफडीआई का मैंने इतना बता दिया है। अब देख लेते हैं जीडीपी में, अभी मैंने, अच्छा हाँ, एक और चीज मिस हुई है क्या? हाँ, अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, बट मैं हमेशा बताऊंगा इट इज ओनली ऑन द पेपर। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, रियलिटी क्या है वो ये देखिए। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी वाइज चले, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर चले, तो इंडिया का रैंक क्या होता है? 136। इंडिया से ज्यादा बेटर हमारे अड़ोसी पड़ोसी वाले कर रहे हैं। अब एक बात बताना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि जीडीपी में सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विसेज का, 54%। सर्विसेज मतलब क्या? बैंकिंग सेक्टर। सर्विसेज मतलब क्या? सरकार जो भी आपके लिए सर्विसेज दे रही है। अब हमारे इंडिया का, इंडिया वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी थी? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, मतलब टॉप 3 इकोनॉमीज में आता है नंबर। यूएसए,
चाइना और जापान। फोर्थ नंबर पे कौन है? इंडिया। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? जर्मनी। ये टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। रिसेंट में आपकी आईडीएफसी बैंक ने एक डिजिटल अवतार लॉन्च किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस सेलिब्रिटी का डिजिटल अवतार रिसेंटली आपकी आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया? आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, महारत्न कंपनी। इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि कंपनीज कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी। एक होती है बेटा महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। एक होती है मिनी रत्न कंपनी। दोनों में फर्क क्या है? कोई कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। आपको पता है यही सारी टर्मिनोलॉजी आपके इकोनॉमिक्स में पूछ ली जाती है, तो थोड़ा डिटेल में आपको डेफिनेशन बेसिक्स पता होने चाहिए। महारत्न कंपनी मतलब जिसका एनुअल टर्नओवर कितने हजार करोड़ का होना चाहिए? 25,000 करोड़ का। और जिसका नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो महारत्न कंपनी कहलाई जाएगी। पूरे भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 14। और लेटेस्ट वाली, लास्ट वाली जो महारत्न कंपनी थी वो कौन सी थी? हाल। हाल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। अब पूछा गया है वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड इस साल किसको दिया गया है? आईसीआईसीआई। मुझे कोई बताएगा यहां पर आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग वालों, अपने को आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म नहीं पता? अच्छा, अगर आप इंटरव्यू में होते और नॉर्मल वो पूछ लेता। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को सिर्फ इंटरव्यू के लिए ये सारी चीजें पता रखनी है, बाकी शो ऑफ के लिए नहीं। चलो ठीक है। भारत की पहली पेट कंपनी जिसको यूनिकॉर्न कंपनी का स्टेटस मिला, मैं बताना चाहूंगा। ये तो बहुत फेमस कंपनी है ना, ड्रूल। ड्रूल सुना है कि नहीं? ड्रूल सुना है या नहीं सुना है? तो बस आपको याद रखना है ये भारत का पहला कौन सा कंपनी है जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल गया। और अभी रिसेंटली, अच्छा इतनी चीजें जो मैं बताया हूं, हमेशा वन लाइनर अप्रोच रखिए। जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज चल रही है सब अच्छे से करा करो। वैसे तो मैं ये जो पीपीटी है ये आपके कहां शेयर कर दिया जाएगा? ग्रुप में। आज का बेटा यहाँ पूरा करंट अफेयर कवर होता है। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बताइए।